Hello friends, welcome again on your own channel HP एग्ज़ाम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुसूचियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि वो टॉपिक अधूरा रह गया था। तो अनुसूचियाँ हम जो पिछले हमने वीडियो में पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने 5 अनुसूचियाँ, और इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताए थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि 5वीं अनुसूची, क्योंकि 5 अक्षर की बनावट जो है एस की तरह दिखती है, तो 5 से रिलेट करते हैं हम एससी को और एसटी को। तो 5वीं अनुसूची जो है एससी और एसटी से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके प्रशासन से रिलेटेड है, और इनका नियंत्रण कि एससी और एसटी से का प्रशासन इनके बारे में जो है जानकारी वो किस में मिलेगी आपको, वो 5वें शेड्यूल में मिलेगी, 5वीं अनुसूची में मिलेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है कि एससी और एसटी में डिफरेंस क्या है। कई हमारे मित्र ऐसे होंगे जिन्हें एससी और एसटी में प्रॉपरली डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं बता दूं आपको, एससी जो होते हैं, एससी हमारी ऐसी कम्युनिटी है जो रहती हमारे साथ ही थी पहले भी, अब भी। लेकिन वो क्या थे, जैसे हमारे गांव है, ये गांव है, तो हमारे गांव में हमारे बीच में रहते थे। उनका रहन सहन भी क्या था, हमारे जैसा था, बोल चाल भी उनकी हमारे जैसी ही थी। लेकिन वो क्या थे, दलित थे, क्योंकि उन्हें दबा दिया गया था। लेकिन जो एसटी कम्युनिटी है, एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब, ये लोग जो थे आम लोगों के साथ नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहते इनकी बोल चाल भी, भाषा भी, ये सब कुछ क्या थे, अलग थे आम लोगों से, तो इन्हें एसटी कहा जाता था। दोस्तों हम बात करेंगे अगली अनुसूची की, और अगली अनुसूची है शेड्यूल 6, छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में क्या है, तो पहले अभी हमने बात की कि 5वीं अनुसूची में क्या है, एससी और एसटी की बात की थी। छठी अनुसूची उसी से रिलेट करती है, लेकिन इसमें सिर्फ एसटी की बात है, ये आपने ध्यान रखना है। सिर्फ इसमें एसटी की बात है, शेड्यूल ट्राइब की बात है, अनुसूचित जनजातियों की बात है। और अनुसूचित जनजातियां भी सब जगह की नहीं, सिर्फ चार राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई है छठे शेड्यूल में, छठी अनुसूची में। अब क्वेश्चन उठता है कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप याद रखना हो, जैसे मैंने याद रखा AMTM। ए से बनेगा असम, एम से बनेगा मेघालय, असम मेघालय, टी से त्रिपुरा, और एम से मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये जो 4 स्टेट थे, इनके एसटी का वर्णन किया गया है छठे शेड्यूल में, छठी अनुसूची में। AMTM, ए से बनेगा असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, और एम से मिज़ोरम। एम से मणिपुर कहीं नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इनकी एसटी कम्युनिटी के बारे में जिक्र जो है छठी अनुसूची में कर रखा है। अब बात करें 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल की। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर और स्टेट्स के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि अराजकता की स्थिति ना पहले, विवाद ना हो। ऐसा ना हो कि केंद्र कहे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और राज्य कहे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसीलिए संविधान में क्या किया है, केंद्र के और राज्य के बीच में विषयों को बांट दिया गया है कि किस विषय के ऊपर कौन कानून बना सकता है, और किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किसके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा। तो जिसमें हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें केंद्र की जो सूची थी, जिसे हम कहते हैं केंद्र सूची, उसमें केंद्र की जो सूची थी, संघ सूची, केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट सब कहते हैं, तो उसमें 97 जो थे वो सब्जेक्ट थे। 97 विषयों के ऊपर, 97 विषयों के ऊपर जो है केंद्र जो था वो कानून बना सकता था।
और उसमें राज्य की जो सूची थी, राज्य जो थे कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकते थे, 66 विषयों के ऊपर राज्य 66 विषयों के ऊपर कानून बना सकते थे। और जो विषय इन दोनों के बीच में कॉमन था, मतलब जिस विषय के ऊपर राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकते हो समान रूप से, उनको एक अलग लिस्ट में डाला गया और उस लिस्ट का नाम दिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती, सम मतलब समान, बराबर, समवर्ती सूची। और इसको इंग्लिश में कहता है कॉन्करेंट लिस्ट। इंग्लिश में कहा जाता है इसको कॉन्करेंट लिस्ट। एक होगी यूनियन लिस्ट, एक होगी स्टेट लिस्ट और एक होगी कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, इसमें कितने सब्जेक्ट थे? कॉन्करेंट लिस्ट में उस टाइम थे 47। एक बार हम रिकैप कर लें। यूनियन लिस्ट में जिसमें संविधान लागू हुआ 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या थे? 47 थे। अब ये जो संघ सूची है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारी मान लीजिए डिफेंस का मामला है, जो हमारी रक्षा है, कहीं बाहर से कोई अटैक कर देता है तो उसका कौन देखेगा? सेंटर देखेगा, किसी स्टेट का काम नहीं है वो। तो डिफेंस हो गया। आपकी जो आपने देखा होगा जो बजट होता है, रेलवे का बजट, वो सेंटर पेश करता है, तो रेलवे हो गई। या फिर और कोई एक्सटर्नल अफेयर जो होती है, विदेश मामले जो हैं, वो सारे क्या है? सेंटर के सब्जेक्ट्स में आते हैं। 97 जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आता है ये चीज़ें। उसी तरीके से स्टेट जो है, स्टेट क्या काम करता है? जैसे हमने देखा होगा पुलिस, जो हमारी पुलिस है उसका नियंत्रण किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में है। पुलिस स्टेट का काम करेगी। कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर किसी स्टेट का, वो वहाँ की वहाँ का राज्य सरकार देखेगी। वहाँ का हॉस्पिटल क्या है, उसके उसके बारे में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राज्य सरकार देखती है। और समवर्ती सूची, जैसे हम बात करें एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो उसके ऊपर राज्य भी और केंद्र भी दोनों ही कानून बना सकता है। तो ये जो शिक्षा है, जो विवाह आप होता है, विवाह संबंधी और विवाह से जो डाइवर्स है, उसके रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक और चीज़ आपको हम बात कर बता दूं मैं आपको कि ये जो स्टेट लिस्ट है, इसमें जो 66 सब्जेक्ट हैं, अगर सेंटर को लगे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट इसमें डाल गया है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, जो राष्ट्रीय हित का है, तो केंद्र भी उसके ऊपर कानून बना सकता है, बशर्ते वो राष्ट्रीय हित का होना चाहिए। और जो एक और चीज़ कि सेंटर अगर चाहे तो लोकसभा के थ्रू कभी भी इन सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकता है, इनको आगे पीछे कर सकता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आगे पीछे हुए भी बहुत बार हैं। और इसमें जो है, जो 97 जो हम बात कर रहे हैं, जो कि संघ सूची में थे विषय, वो अब हो चुके हैं 100। अब जो है संघ सूची में केंद्र सरकार 100 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। राज्य सरकार के विषय घटा दिए गए हैं, राज्य की शक्तियाँ कम कर दी गई हैं। अब वहाँ 66 से 61 के ऊपर पहुँचा दिए गए हैं इनको। और जो कॉन्करेंट लिस्ट इसमें 47 थे, उसको बढ़ा के अब समवर्ती सूची में 52 जो है विषय डाल दिए गए हैं। इसके बाद एक और चीज़ साथ में डाल दी गई कि इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा लगे कि अगर कोई सब्जेक्ट जो है छूट गया हमसे, कोई ऐसा बात है जो छूट गई या बाद में अभी तक वो है नहीं, तो उसके ऊपर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? तो अवशिष्ट शक्तियाँ, एक रेजिडुअल पावर का एक कॉलम बना दिया गया, रेजिडुअल पावर, कि वो किसको दे दी गई? वो दे दी गई पार्लियामेंट को, संसद को दी गई। कि अगर कोई ऐसी बात आती है आगे, जो 1950 की बात है, जब 1950 में संविधान बना, तो उसमें जब 1950 में संविधान लागू हुआ, जैसे उसमें इंटरनेट नहीं था, वो इंटरनेट जब उसमें नहीं था, तो उसके नेक्स्ट बाद उससे रिलेटेड कानून भी कोई नहीं होगा। उन लोगों को पता ही नहीं था कि इंटरनेट को नाम कोई चीज़ हो सकती है। तो वो कानून कब कौन बनाएगा? संसद। उसके बारे में संसद निर्धारित करेगी वो कौन सी लिस्ट में जाएगा। उसके बाद
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल आपका है आप 8वां। अब एट्थ शेड्यूल जो है उसमें है आपकी भाषाएं, जो मानक भाषाएं हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उनसे रिलेट करता है एट्थ शेड्यूल। अब एट्थ शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें एट प्रेजेंट इसमें कितनी है, इसमें है 22 भाषाएं। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आज जो है इसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, इसमें 14 भाषाएं थी। तो इसके बाद जो है मतलब भाषाएं जुड़ी हैं, नेचुरल बात है। जब कोई आप टोटल शुरू में आपके 14 ही भाषा थी, 14 ही थी, आज 22 है, तो नेचुरल बात है कि वो जोड़ी गई भाषाएं। अब वो जो जोड़ी गई हैं भाषाएं, वो ऐसे नहीं जोड़ दी कि हमने कुछ लॉ दी, हमने संविधान में कुछ उठ गया और लिख के आ गया वहाँ पर। उसके लिए कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, तो नेचुरल सी बात है इनके लिए संशोधन संविधान में हुए हैं। और उस संविधान में संशोधन कब कब हुए वो हमको याद रखने हैं। तो पहला जो संशोधन हुआ, पहली एक भाषा जुड़ी 14 के बाद, एक 15वीं जो भाषा जुड़ी वो जुड़ी 1967 में, 1967 में। और वो कौन सी भाषा जुड़ी, 1967 में जुड़ी सिंधी भाषा। 1967 में सिंधी भाषा जुड़ी, और ये संविधानिक संशोधन था 21वां अमेंडमेंट जो था वो था। और वो उसके कारण जो थी 14+1 हो गई भाषाएं, और ये एक जो जुड़ी ये 1967 में जुड़ी। 21वां संविधानिक संशोधन हुआ, और भाषा कौन से जुड़ी, सिंधी, ये हमने याद रखना है। उसके बाद भाषाएं होगी 15। अब उसके बाद 3 भाषाएं और साथ में जोड़ेंगी, एक साथ जोड़ी गई 3 भाषाएं। और ये कब जुड़ी, ये जुड़ी 71वें 71st अमेंडमेंट, ये 71वें संविधानिक संशोधन से जुड़ी। जो ये भाषाएं 3 जुड़ी 71वें संविधानिक संशोधन से जुड़ी, और ये जुड़ी किस साल, 1992 में, 1992 में, 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिससे ये भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। अब जुड़ी कौन कौन सी भाषाएं 1992 में, तो हमने वो याद रखनी है। तो वो भाषाएं कौन कौन सी थी, एक थी कोंकणी, एक भाषा कोंकणी, दूसरी मणिपुरी, और तीसरी भाषा थी नेपाली। बिल्कुल याद रखने की चीज़ है, नेपाली एक विदेशी भाषा है और हमारी मानक भाषा है। इंग्लिश जिसको आप लोग पढ़ते हैं वो हमारी मानक भाषा नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है कि हमारी मानक भाषा है, लेकिन नेपाली एक मानक भाषा है। क्वेश्चन अगर आए कौन सी विदेशी भाषा हमारी मानक भाषा है, तो आंसर इंग्लिश या कोई और भाषा नहीं होगी, नेपाली होगी। तो अब इसको याद रखने के लिए देखिए, कोंकणी में भी कणी है और मणि इसमें भी है, मणिपुरी, और दोनों बोलने में एक जैसा लगता है। तो कोंकणी कोंकणी और मणिपुरी सिमिलर जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, इसके कारण आप इनको याद रखेंगे। और एक आपने रखनी है याद, नेपाली जो है फॉरेनर भाषा है ये। तो उसके बाद अब टोटल लैंग्वेज हो गई 18। तो अब 4 भाषाएं और जुड़नी हैं, और कौन कौन सी हैं 4 भाषाएं जो जुड़ी, वो जुड़ी 92nd अमेंडमेंट हुआ जी, 92nd अमेंडमेंट हुआ। और वो कब हुआ, 2003 में। आपने जब भी कभी इन चीज़ों को याद करना है तो आप इनको अपने से रिलेट करके याद करिए। जो सन होते हैं इनको आप, ईयर जो होते हैं इनको अपने से रिलेट किए, उस साल आपने क्या किया था। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं 2003 में मैंने क्या किया, मैंने तो उसी हिसाब से इसको याद रखा था कि 2003 में मैं क्या कर रहा था, कौन सी ईयर में था, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, तो उससे आप इसको रिलेट करें। तो 2003 में 4 भाषाएं और जुड़ी, 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और 92वें संवैधानिक संशोधन से क्या हुआ, जो 4 भाषाएं जुड़ी वो कौन कौन सी जुड़ी, 4 भाषाएं जुड़ी। एक जो जुड़ी मैथिली, दूसरी जुड़ी संथाली, चौथी जुड़ी बोडो, और 5वीं जुड़ी डोगरी।
चौथी जोड़ी डोगरी। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 लैंग्वेजेस जुड़ी कब? 2003 में। 92वां संशोधन जब हुआ था तब। इसको याद रखने का तरीका, मैथिली और संथाली नाम जो है सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है इनकी, थिली, थाली, थाली या थिली, थाली, थिली, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, दोनों में थाली थिली है, तो इसको याद रखें। बोडो, बोडो याद रखें, डो से अगला वर्ड स्टार्ट हो गया डोगरी, तो बोडो, डोगरी। तो इस तरीके से इनको याद करना है आपने। तो 4 लैंग्वेजेस 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई। 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में हुआ। तो ये होगी जी 8 हमारे पास अनुसूचियाँ। तो और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि संविधान मूल जो संविधान था उसमें जो अनुसूचियाँ थी वो थी कितनी? वो 8 ही थी। तो उसके बाद जो 9वीं अनुसूची आई, तो हमने पहले ही बात की, जब कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है, जब 9वीं अनुसूची आई तो उसके लिए भी क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा। क्योंकि और हुआ कब? तो जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, तो सेंटर सरकार ने, केंद्र सरकार ने महसूस किया कि ये जो प्रॉपर्टी एक्वाजिशन है, क्योंकि कई लोगों के पास बहुत सी ज़मीनें थी, लैंड थी, उनको एक्वायर करना था, तो राज्य का जो द्वारा संपत्ति जो अधिग्रहण करने के जो तरीके थे वो इस अनुसूची में जोड़े गए। तो भूमि सुधार से संबंध या एक्वाजिशन ऑफ लैंड, संपत्ति का अधिग्रहण करना, उससे रिलेट किया गया 9th अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची संविधान लागू होने के कुछ ही समय के बाद, या तुरंत समझो आप, तुरंत ही उसके बाद इसको जोड़ लिया गया था 1951 में। 1951 में जोड़ा गया। और ये क्योंकि संविधान 1950 में बना था, 1951 में ये संशोधन हो गया, तो पहला संशोधन था। ये भी याद रखने के एक फैक्ट है कि पहला जो संशोधन हुआ उससे हुआ क्या? तो पहला संशोधन जो हुआ उससे भूमि सुधार या लैंड एक्वाजिशन के बारे में जोड़ा गया अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। जो 10वीं अनुसूची है वो है 10th शेड्यूल, जो है वो है दल बदल से रिलेटेड। दल बदल कानून, दल बदल जो कानून है या दल बदल से रिलेट करता है अनुसूची, वो है आपकी अनुसूची 10वीं। और ये कब बनी? ये जोड़ी गई 1985 में, राजीव गांधी जी के समय जुड़ी थी ये। राजीव गांधी जी पीएम थे, उसमें ये जोड़ी गई थी। और संवैधानिक संशोधन कौन सा था ये? 52nd अमेंडमेंट जो हुआ, संवैधानिक संशोधन हुआ, उससे जो थी 10वीं अनुसूची जुड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आ चुकी है, आती रहती है कि 10वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है? दल बदल से रिलेट करती है। कब बनी? 1985 में जोड़ी गई, राजीव गांधी के समय जोड़ी गई, और 52nd अमेंडमेंट हुआ था। अब मूव करते हैं 11वें शेड्यूल के ऊपर, 11वीं अनुसूची के ऊपर की ओर। 11वीं अनुसूची जो है वो रिलेट करती है पंचायती राज से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो शेड्यूल है वो है पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो पंचायती राज किस अनुसूची से जुड़ता है, किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? 1993 में, 1993 में जुड़ी। अप्रैल 1993 में इसको जोड़ा गया था। और जो संवैधानिक संशोधन इसको जोड़ने के लिए किया गया वो था 73rd, ये भी इम्पोर्टेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संवैधानिक संशोधन हुआ 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ, जिसके कारण या जिससे पंचायती राज के लिए अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। और इस अनुसूची में पंचायती राज के लिए 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पंचायतें जो हैं 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती हैं, 29 सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगी। साथ में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पंचायती राज के लिए किसी भी मेंबर के लिए वो मिनिमम एज कितनी है? 21 साल है। बाकियों के लिए 25 साल मिनिमम है, जैसे एमपी के लिए इलेक्शन लड़ना है, यहाँ पर 21 साल मिनिमम एज है। नेक्स्ट आते हैं अब 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है सिमिलर काइंड की हैं। 11वीं अनुसूची जहाँ
पंचायती राज से रिलेटेड करती है। वहीं 12वीं जो अनुसूची है, पंचायतें कहाँ हैं? गांव में। और जो शहर हैं उनको अब उनका शासन कैसे हो? गाँव के शासन के लिए तो आपने पंचायती राज व्यवस्था कर दी, 11वीं अनुसूची जोड़ दी। अब शहरों के शासन के लिए क्या किया आपने? तो सरकार ने क्या किया? शहरों के शासन के लिए नगर निगम बना दिए। नगर निगम बनाए तो नगर निगम की प्रशासन की व्यवस्था भी कोई उसके लिए भी कोई अनुसूची जोड़नी पड़नी थी, तो वो जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। और ये जोड़ी गई 74वें अमेंडमेंट से। 73वां अमेंडमेंट में पंचायती राज हुआ और 74वां साथ साथ में 74वां क्या था? 74वां जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उससे क्या जोड़ दिया गया? नगर निगम, शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन भी से कहते हैं नगर निगम के शासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी 12वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। और ये भी कब हो गया? 1993 में हो गया, 1993 में हो गया। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, जहाँ पंचायतों के पास 29 सब्जेक्ट थे, नगर निगम के पास सब्जेक्ट कम हो गए और कम होके कितने रह 18। सिर्फ 18 सब्जेक्ट के ऊपर ही काम कर सकते हैं नगर निगम के प्रशासन वाले। तो इसके साथ ये जो अनुसूचियों के बारे में हमारा ये वीडियो है ये कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो आपके डाउट्स होंगे या कुछ आपको अनुसूचियों में दिक्कत होगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, रोक के देखें और एक साथ में कॉपी पेन रखें और इस वीडियो जहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहें। आपकी ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी। तो जब भी चीज़ों को आप पढ़ें तो आप उनको याद करने के लिए ये नहीं रट्टा मारना है, आपने उनको समझें उनको। और ये ध्यान रखें कि कम पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन जो पढ़ा जाए उससे आने वाला क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि आप आजकल नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में चली होती है, तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसको आप